नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किसी भी राजनीतिक दल के लिए विचारधारा क्यों ज़रूरी होती है? विचारधारा एक ऐसा ग्लू है, एक ऐसा गोंद है, एक ऐसा सीमेंट है जो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जोड़ कर रखता है, जो उनके सामने एक लक्ष्य रखता है कि ये लक्ष्य हमको हासिल करना है, इसके लिए हमको मेहनत करना है। और उसमें जो पड़ाव है वो आपकी विधानसभा या मतलब लोकसभा या जो भी चुनाव होने हैं, जो भी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, उनमें अपनी संख्या बढ़ाना, अपना जनाधार बढ़ाना, लोगों तक अपनी विचारधारा को पहुंचाना और उनको कन्विंस करना। ये एक लक्ष्य कार्यकर्ता के सामने होता है। उसमें सत्ता भी होती है, सत्ता भी हासिल करना। सत्ता हासिल होगी तो हम अपनी बात को ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा प्रभावी ढंग से पहुंचा पाएंगे, हम जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। लेकिन जब विचारधारा होती है साथ, तो सत्ता एकमात्र लक्ष्य नहीं होता। लेकिन जब विचारधारा नहीं होती है तो सत्ता एकमात्र लक्ष्य बन जाता है, वही विचारधारा बन जाती है कि येन केन प्रकारेण सत्ता में आना है। सत्ता में आना उतना मुश्किल नहीं होता है, सत्ता में बने रहना ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि जिन तत्वों को लेकर, जिन लोगों को लेकर, जिन प्रवृत्तियों को लेकर आप सत्ता में आते हैं, फिर सत्ता में आने के बाद कोशिश करके भी उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ और उनकी पार्टी के साथ यही हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, केवल सत्ता हासिल करना है उनका लक्ष्य था। उस समय वो सीपीएम को हटाकर, लेफ्ट फ्रंट को हटाकर सत्ता में आना। सत्ता में आ गई, अब उसके बाद क्या? 2011 में जीती पहली बार, 2016 के चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे और कट मनी का सबसे ज़्यादा आरोप लगा। इतनी स्थिति खराब हो गई थी कि ममता बनर्जी को लगा कि अगर ये मुद्दा बन गया तो चुनाव हार जाएंगे। उन्होंने अभियान चलाकर वो कट मनी का पैसा अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं से वापस करवाया। लेकिन ये बार बार नहीं हो सकता है। उस समय उन्होंने अपने को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भ्रष्टाचार से अलग कर लिया और लोगों ने मान लिया, लोगों ने विश्वास कर लिया। लेकिन जब बार बार ये होने लगेगा तब कैसे लोग मानेंगे? और जो लोग आए हैं पार्टी में, उनकी कोई विचारधारा नहीं है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना है, जो भी सत्ता में है। कल सीपीएम थी, उसके साथ थे, आज तृणमूल कांग्रेस है, उसके साथ है, कल कोई तीसरी पार्टी आएगी, बीजेपी आएगी, कोई और आएगी, उसके साथ होंगे। इन तत्वों पर अगर नियंत्रण न हो, इन तत्वों की संख्या पर अगर नियंत्रण न हो, तो फिर आपके लिए पार्टी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सरकार चलाना भी मुश्किल होता है, जो ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने आरोप लगाया केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनका पैसा देना बंद कर दिया है राज्य को। ये राज्य के साथ जो है वो भेदभाव हो रहा है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, ये राज्यों के अधिकार का हनन है, ये सब उन्होंने कहा। लेकिन पता चला कि वो ये क्यों कह रही हैं कुछ दिन बाद। जो सेंट्रल ऑडिट टीम्स गईं दो योजनाओं की खास तौर से जांच के लिए, एक प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा जिसको बोलते हैं हम लोग। इन दोनों योजनाओं की जांच में पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं थे, योग्य नहीं थे, उनका नाम शामिल किया गया। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने परिवार के लोगों का नाम शामिल कर दिया। इसी तरह से मनरेगा की सूची में जो लाभार्थियों की सूची थी, उसमें बड़े पैमाने पर हेरफेर किया गया। ये सब ऑडिट में सामने आया। ऑडिट में सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने फंड रोक दिया। और हर राज्य के साथ केंद्र सरकार यही करती है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है, और मॉनिटरिंग में अगर ज़रा भी गड़बड़ी पाई गई तो तुरंत फंड रोक दिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में यही हुआ। जब ये सरकार आई 2014 में, इस तरह से रुकने लगी फंड, तो बड़ा हाहाकार मचा। उस समय ज़्यादातर कांग्रेस की सरकारें थीं या और पार्टियों की थीं। तो ये हुआ कि जो ये बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, इसलिए हो रहा है। सरकार ने कहा कि ये सब नहीं चलेगा।
आपने काम करवाया है तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा। वरना नॉर्थ ईस्ट में ये हो रहा था कि पता चला कि इतने 100 किलोमीटर सड़क बन गई, उसका बजट पास हो गया और जो ठेकेदार है उसको पेमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, केंद्र से पैसा आ गया, बंट गया और सड़क कहीं है ही नहीं। तो ये सिस्टम जो है नॉर्थ ईस्ट में बंद कर दिया। और नॉर्थ ईस्ट की इस समय देखिए स्थिति क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल में समस्या तृणमूल कांग्रेस की ये है कि उनका जो कैडर है, उनका जो वर्कर है, वो इसी के लिए आया है उनके साथ। ममता बनर्जी अगर चाहें, जो उन्होंने अभी हाल में कहा कि ये लोग जो है कीड़े मकोड़े हैं, ये परजीवी हैं, इनको अगर निकाला न गया तो पार्टी को खा जाएंगे। ममता बनर्जी चाह कर भी इनको निकाल नहीं सकती। हाल ही में अभिषेक बनर्जी ने कुछ पंचायत अध्यक्षों और पंचायत सदस्यों को इन्हीं आरोपों के कारण जो है इस्तीफा दिलवाया उनसे। लेकिन ये रोग इतना व्यापक रूप से फैल चुका है कि ममता बनर्जी के लिए रोकना मुश्किल हो रहा है। अब वो ये स्टैंड भी नहीं ले सकती कि हमको मालूम नहीं है, क्योंकि इस पूरे भ्रष्टाचार में ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग शामिल हैं। ऊपर के नेता शामिल हैं, अभी आप देख ही रहे हैं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के सामने जो मामले आ रहे हैं। मिडिल रेंज के नेता शामिल हैं, उसके अलावा नीचे का कार्यकर्ता स्तर के जो होल टाइमर जिनको कह सकते हैं। होल टाइमर क्यों कह रहा हूँ, ये ज़्यादातर तो ये जो कैडर बेस्ड पार्टीज़ होती हैं उनमें होता है। पश्चिम बंगाल की हालत को आप समझिए, दशकों से 34 साल के लेफ्ट फ्रंट के शासन में और 10 साल से ज़्यादा हो गए ममता बनर्जी के शासन में, कोई नई इंडस्ट्री आई नहीं। एक आ रही थी, उसको भी भगा दिया, नैनो, टाटा की नैनो, उस प्रोजेक्ट को भगाया। उसमें सबसे बड़ा योगदान था ममता बनर्जी का। तो कोई इंडस्ट्री आना नहीं चाहती, कोई निवेश करना नहीं चाहता। क्यों? पश्चिम बंगाल में पहले लेफ्ट फ्रंट ने ट्रेड यूनियन को हथियार बनाया उद्योग बंद कराने के लिए। ये दुनिया की शायद पहली सरकार रही होगी जो अपने ही प्रदेश में, अपने शासन में उद्योगों को कैसे बंद कराना है, इसका सुनियोजित षड्यंत्र किया गया। तो बंद हो गए उद्योग, यहाँ से निकलकर दूसरे राज्यों में चले गए। उसका नतीजा ये हुआ कि पैसा कम हुआ तो रोज़गार कम हुआ, रोज़गार कम हुआ तो शिक्षा पर उसका असर पड़ा। तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। तो बेरोज़गारों की, वास्तविक बेरोज़गारों की अगर गणना की जाए तो पश्चिम बंगाल में उनकी संख्या सबसे ज़्यादा मिलेगी। उनके पास कोई रोज़गार ही नहीं है। तो उनके पास एकमात्र रोज़गार, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा व्यवसाय, सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो पॉलिटिक्स है। वहीं पैसा है, वहाँ काम करने पर पैसा मिलता है। सत्तारूढ़ दल के साथ है तो ज़मीन पर कब्जा करने का, ज़मीन बिकवाने खरीदने का कमीशन, सरकारी दफ्तरों में कमीशन, पुलिस के यहाँ थाने में कमीशन, हर जगह कमीशन का एक सिस्टम बना हुआ है। विचारधारा होते हुए, कैडर होते हुए भी सीपीएम को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार था उससे लोग आजिज आ गए थे। देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनावी मुद्दा अक्सर नहीं बनता, बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब भ्रष्टाचार मुद्दा बने। लेकिन जब लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित होने लगती है भ्रष्टाचार से, तो उसका असर पड़ता है। सीपीएम जो है, लेफ्ट फ्रंट जो सीपीएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी, ये चूँकि कैडर बेस्ड पार्टीज़ थी, विचारधारा वाली पार्टी थी, इसलिए उनको 34 साल लगा गिरने में। 34 साल नहीं लगेंगे तृणमूल कांग्रेस को गिरने में। तृणमूल कांग्रेस का गिरना शुरू हो गया है और ये तृणमूल कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बाहर जो लोग खड़े हैं उनको दिखाई दे रहा है। पंचायत के चुनाव इस महीने में किसी भी समय घोषित हो सकते हैं। पंचायत के चुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित हैं ममता बनर्जी। उनको लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उनकी पार्टी पर भारी पड़ने वाला है और ये भ्रष्टाचार का जो कैंसर है, ये उनकी समस्या है। अगर वो जेन्युइनली चाहें, सच्चे मन से चाहें कि इस भ्रष्टाचार को रोक दें, जिस दिन वो पूरे जी जान से इसको रोकने की कोशिश करेंगी, उस दिन उनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि पार्टी बनी ही ऐसे ही लोगों से है जिनको रेंट सीकर्स कहते हैं, जो सिर्फ लाभ के लिए अपने आए हैं। उनको पार्टी से मतलब नहीं है।
फिर पार्टी गुंडे पालती है। चुनाव में बूथ पर कब्जा करने के लिए विपक्षी उम्मीदवारों को धमकाने, डराने, मारने, पीटने, उनका घर जलाने के लिए गुंडे पालते हैं। उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? अगर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो उनका पेट कैसे भरेंगे? और उनका पेट नहीं भरेंगे तो आपके लिए काम क्यों करेंगे? तो जिस दिन उनका पेट भरना बंद हो जाएगा, आपके लिए काम करना बंद कर देंगे। जहाँ से पेट भरेगा वहाँ चले जाएंगे। तो उनकी कोई लॉयल्टी नहीं है। जो एक विचारधारा पर आधारित पार्टी के साथ के कैडर के साथ होती है, कार्यकर्ता के साथ होती है, पार्टी के प्रति लॉयल्टी होती है, उसकी विचारधारा के प्रति लॉयल्टी होती है, आखिर में नेता के प्रति होती है। यहाँ सारी लॉयल्टी सिर्फ नेता के प्रति है। इसलिए है कि नेता हमारा पेट भर रहा है। जिस दिन वो बंद हो जाएगा, नेता से नाता भी टूट जाएगा। तो ममता बनर्जी चाहे भी उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के डीएनए में भ्रष्टाचार घुस गया है, उसको निकाल नहीं सकती हैं। ये एक तरह का भस्मासुर है जिसको पैदा किया है ममता बनर्जी ने। अब ये भस्मासुर उन्हीं को भस्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो अगर वो भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश करती हैं तो उनकी राजनीति खत्म होती है, नहीं करती हैं तो राजनीति खत्म होती है। तो इसलिए ममता बनर्जी इस समय सब अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है रास्ता क्या है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाने से, विपक्षी दलों पर आरोप लगाने से बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये मामला जनता का है। जनता जवाब चाहती है और तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी से बेहतर इसे कौन जानता है। यही परिस्थिति बनी थी जिन परिस्थितियों के चलते लेफ्ट फ्रंट की सत्ता गई और तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की सत्ता आई। वैसी ही परिस्थितियां बन रही हैं। लेकिन एक फ़र्क है जो मुझे कम से कम अभी आज दिखाई देता है। उस समय ममता बनर्जी तैयार थी सत्ता में आने के लिए। उस समय ममता बनर्जी संघर्ष कर रही थी सत्ता में आने के लिए, और वो संघर्ष की किसी भी सीमा को लांघने के लिए तैयार थी, किसी भी हद तक जाकर संघर्ष करने को तैयार थी। वो संघर्ष का मादा आज की बंगाल की भारतीय जनता पार्टी में नज़र नहीं आता। तो अगर तृणमूल कांग्रेस गिरेगी और उसके गिरने का क्रम बहुत धीमा हो जाएगा, तो मतलब समझिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोरी के कारण। अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी होती, उसका घर ठीक होता, आपस में तालमेल होता और इस मुद्दे को लेकर जाते, लोग तैयार हैं सुनने के लिए, लोग तैयार हैं इस पर अपनी राय जाहिर करने के लिए, लोग तैयार हैं इस पर वोट करने के लिए इस मुद्दे पर। सवाल ये है कि कोई वोट लेने वाला है क्या? कोई उनके बीच जाकर ये बताने वाला है क्या कि हम आपको इससे निजात दिला सकते हैं? कोई ये विश्वास दिला सकता है? कोई ये सपना भी दिखा सकता है? अगर ऐसा मिलेगा तो सत्ता परिवर्तन होगा। तो पंचायत चुनाव ममता बनर्जी की राजनीति के लिए एक प्रस्थान बिंदु बन सकता है। यहीं से पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, और ये लेकिन बना रहेगा जब तक बीजेपी को ये बात समझ में नहीं आएगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।